नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल मैं कर रहा हूं पहाड़ों की रानी मसूरी से, और यहां पर बत्ती भी गुल हो गई है। चुनावी फिजा जोर पकड़ रही है, पर यह बत्ती गुल होना कार्यक्रम की शुरुआत में ही यह क्या संकेत हैं पुष्कर धामी के लिए, सत्ताधारी बीजेपी के लिए? खैर, इस पर मैं चर्चा करूंगा और इसीलिए उत्तराखंड में आया भी हूं। देखिए, बिजली आ गई यह सवाल उठाते ही। लेकिन आज एक वायरस की मैं बात करने वाला हूं। मसूरी में बैठा हुआ बंजारा ड्रीम्स नाम की एक प्रॉपर्टी में हूं। बेहद ही खूबसूरत यह होम स्टे है। देश में एक वायरस बहुत पहले से था, और जैसे ही चुनाव आता है वो वायरस और विकराल रूप लेने लगता है। मैं धार्मिक ध्रुवीकरण की बात कर रहा हूं। हर बात में हिंदू मुसलमान होने लगता है। पिछले 5-7 दिनों से जितनी टीवी चैनल्स की आप डिस्कशन देखेंगे उसमें हिंदू मुसलमान दिखाई देगा। लेकिन एक और वायरस है जिसने हमारी जिंदगी जहन्नुम बनाकर रखी हुई है पिछले 1.25 साल से, लेकिन उसकी चर्चा अब ना के बराबर हो रही है। मानो यह वायरस भाग गया, इसने हमारा पीछा छोड़ दिया है। 4-4 लाख केसेस आते थे, 4 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। अब आज का जो आंकड़ा है 12,516 केसेस। तो आप कहेंगे, अरे किस बात का हाय तौबा मचा रहे हो, केसेस कम हो गए ना। पर इनके अंदर भी हमें देखना होगा। 7,500 केस अकेले केरल के हैं। लगभग 1,997 केस महाराष्ट्र से आए हैं। 900 के करीब केस तमिलनाडु, और इतने ही केस पश्चिम बंगाल में देखे गए हैं, पाए गए आज नए केस। उत्तर प्रदेश में महज 7 केस। गुजरात में 40 नए केस आए हैं, 10 से नीचे केस चले गए थे। तो क्या अभी आंकड़े पूरी तस्वीर हमारे सामने पेश नहीं कर पा रहे हैं? 111 करोड़ के करीब लोगों को टीका लग चुका है। 100 करोड़ का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। इस पर हमने दाद भी दी, तालियां भी बजाई, सरकार ने अपनी पीठ भी थपथपाई। लेकिन दोनों डोज अभी तक सिर्फ 36 करोड़ लोगों को लगी हैं। यह भी एक हकीकत है। और यहां पर हमें यह देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है। आज जब मैं दिल्ली से चला, दिल्ली में मास्क, क्योंकि जुर्माना लग जाता है तो मास्क लगाते हैं लोग, खासकर कोई बैरिकेड दिख जाए, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला दिख जाए, डर के मारे कि जुर्माना ना देना पड़े। लेकिन नोएडा में बहुत कम लोग मास्क लगाते हैं। नोएडा से मैं मेरठ पहुंचा, मुजफ्फरनगर पहुंचा तो ना के बराबर दिखाई दी। और देहरादून से मसूरी आया तो मास्क का नामो निशान ही नहीं था। जबकि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में चौथी लहर आ चुकी है। चौथी लहर, रोजाना 40,000 से ज्यादा नए केसेस आ रहे हैं। जून में वहां पर सब कुछ खोल दिया गया था, बोरिस जॉनसन ने, उनके प्रधानमंत्री ने। लेकिन अब वो संक्रमण पलटी मार रहा है। चौथी लहर आ गई, 5वीं लहर आ गई है फ्रांस में। वहां 10,000 केसेस रोजाना आ रहे हैं। और जबकि 68% लोग वहां पर फुली वैक्सीनेटेड हैं। मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूं। फ्रांस में भी 68.6%, 68.6% लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं। और अब सर्दियां आ रही हैं तो सर्दी के चलते यह संक्रमण और फैल सकता है और भयंकर रूप ले सकता है, ऐसा जानकार कह रहे हैं। 65 साल से ऊपर के जो लोग हैं फ्रांस में, अब उन्हें बूस्टर डोज देने की तैयारी की जा रही है। हम तो अभी चर्चा कर रहे हैं, सरकार ने भी इस पर सलाह मशवरा शुरू कर दिया है, लेकिन वहां कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं वहां पर 65 साल से ऊपर के लोग, तो उनके बूस्टर डोज का सर्टिफिकेट भी देखा जा रहा है।
50 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको बूस्टर शॉट्स देने की तैयारी इंग्लैंड ने भी शुरू कर दी है। तो यह अभी लापरवाही का वक्त नहीं है। अभी दशहरा, फिर दीपावली, अब छठ भी मुकम्मल हो गया है, छठ मैया की भी पूजा कर ली और हम तैयारियां कर रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड जहां पर मैं बैठा हूं यहां पर चुनाव है, सैलानियों का रेला लगा हुआ है और चुनावी रैलियां भी अब शुरू होंगी। पंजाब में चुनाव है, मणिपुर में, गोवा में चुनाव है, तो रैलियां भी होंगी। तो क्या हम लापरवाही बरत रहे हैं या कोरोना को हम भूल गए हैं? जबकि कोरोना ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। मैंने बताया आपको इंग्लैंड में चौथी और फ्रांस में 5वीं लहर भी आ गई है। यहां पर भी जानकार कहते हैं तीसरी की जगह चौथी भी कई जगह शुरू हो गई है। लेकिन पूरे देश में क्या तीसरी लहर आने वाली है? और इस बार कितने तैयार हैं हम? हमारी तैयारी क्या है? क्योंकि पिछली बार हमारी पोल खुली थी। ऑक्सीजन की किल्लत, वेंटिलेटर के लिए त्राहिमाम, दवाइयों की कालाबाजारी, चीत्कार। आप में से, मुझ में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने अपनों को ना खोया हो या अपने जानने वालों, अपने दोस्तों यारों को, अपने रिश्तेदारों को इस महामारी में। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज मैंने किसी राजनीतिक दल के किसी नुमाइंदे को नहीं बुलाया। देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टॉप डॉक्टर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर एसके सरीफ, वाइस चांसलर हैं ILBS के, डॉक्टर राहुल भार्गव, डायरेक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम के, डॉक्टर संजय राय, इंडियन मेडिकल हेल्थ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर राजे नारायण, डायरेक्टर हैं सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लंदन के, ब्रिटेन का मैंने जिक्र किया है, और डॉक्टर धीरज कौल न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो डॉक्टर एसके सरीन, देखिए ये जो आंकड़े हैं ना, 12,516 ही नए केसेस आए हैं। 35वें दिन लगातार 20,000 से नीचे हमारा आंकड़ा है। इसे लेकर हम आश्वस्त रहें या कोरोना ने हमारा पीछा छोड़ दिया है, या मैं स्केयर मॉन्गरिंग कर रहा हूं जब ब्रिटेन के और फ्रांस के उदाहरण देता हूं। और जो मैंने आपको बात बताई, आज मैं दिल्ली से चला, अब मसूरी में हूं, मास्क ना के बराबर, नामो निशान ही नहीं। दिल्ली में तो लगाना पड़ता है, थोड़ा सा बाहर निकलो नामो निशान ही नहीं। आप कैसे इसको देखते हैं? आपने बहुत अच्छा उदाहरण और रियलिटी बताई कि आप देहरादून गए, रास्ते में क्या देखा। मैं सिंपल बात कहूं, जहां पे अगर पुलिस वाला नहीं होता तो चोर भाग लेता है, उसी तरफ जाता है जहां पुलिस वाला नहीं है। मच्छर उधर ही जाता है जहां मच्छर रिपेलेंट नहीं होता। इसी तरह कोरोना उसी की तरफ जाएगा जो वैक्सीनेटेड नहीं है या जिसमें इम्यूनिटी नेचुरल इन्फेक्शन से नहीं है। ये सिंपल बात है, लोग समझते नहीं हैं। तो अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी और अगर आपके पास वो इम्यूनिटी इन्फेक्शन के द्वारा नहीं हुई, और जो भारत में लगभग 50% 60% लोगों के अंदर अभी भी 2 डोजेज नहीं लगी हैं, तो हम ये अगर मान के चलें कि इतने लोग हमारे पास वल्नरेबल हैं, तो वायरस के लिए तो जगह ही जगह है। वायरस को उन सबको इन्फेक्ट करने का मौका है और हम दे रहे हैं मौका। मास्क उतार रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं बिना मास्क लगाए। ये संभव नहीं है, ये लोगों को समझना है। ये उनकी जिम्मेदारी है, सरकार की नहीं है जिम्मेदारी कि वो आकर के हर एक का मास्क ऊपर करें। तो मैं इसको बहुत सीरियसली लूंगा। जब तक हमारे यहाँ पूरी तरह से वैक्सीनेशन नहीं हो, हमें ये सारे प्रयास अपने को बचाने के लिए और वायरस को वो जगह देने के लिए कि वो मल्टीप्लाई करे और नए वेरिएंट पैदा करे। अच्छा, लोगों ने कई बार कहा कि सर हमारे तो सीरो सर्वे के अंदर 90% लोगों में इम्यूनिटी आ गई, केरला के अंदर 70% में इम्यूनिटी आ गई। वो ये भूल जाते हैं कि ये इम्यूनिटी जरूरी नहीं है कि हमारे को डायरेक्ट इन्फेक्शन से हुई हो। इन्फेक्शन 3% 10% लोगों में हुआ।
बाकी सब पास में खड़े थे, उनके अंदर एंटीबॉडीज बनी, पर उनमें एंटीबॉडीज जो रियल इन्फेक्टेड नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी नहीं बनती। तो हमारे को इस भ्रम में नहीं रहना है कि साहब हमारी एंटीबॉडी लेवल ये है तो हम बचे हुए हैं। तो 3 मैसेज मैं क्लियर दूंगा। पहला, अनवैक्सीनेटेड। दूसरा, जिनको अगर वैक्सीन लगी नहीं है पूरी या 1 डोज लगी है वो सारे। तीसरा, जो सीरो प्रेवलेंस के अंदर पॉजिटिव एंटीबॉडी पाए गए हैं वो अपने आप को 30 मार खा नहीं समझें, वो समझें कि दे आर वल्नरेबल। और सेल्फ प्रोटेक्शन इज द ओनली वे टिल यू हैव 2 doses of antibody vaccine available to you. लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव, जो डॉक्टर सरीन कह रहे हैं कि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, आदमियों की, आम नागरिक की, आपकी, मेरी, हम सबकी जिम्मेदारी है, लापरवाही हम ना बरतें। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी होती है ना। अब हमने मार्च अप्रैल में देखा 5 राज्यों में तब भी चुनाव थे, चुनाव हुए, दूसरी लहर कहर बरपा रही थी, वो दंश हमने झेला। हम एक और चुनावी अध्याय के लिए तैयार हो रहे हैं। यहां पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा में अब चुनाव भी होंगे। अभी हमें यह नहीं मालूम कि दीपावली, दशहरा, छठ जो हमने मनाई, इसका संक्रमण कितना फैला है। और जो ये आंकड़े हैं, केरल में 7,500, यूपी में सिर्फ 7, क्या वायरस कुछ इलाकों में ही असर दिखा रहा है और बाकी इलाकों का पीछा छोड़ दिया है वायरस ने? संदीप जी नमस्कार। 3 चीजें समझना आवश्यक है। ये जो आंकड़े हमको दिखाते हैं या दिखाए जाते हैं या दिखते हैं, ये मिसलीडिंग हो सकते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नहीं पता कि कितनी जगहों पे कितने टेस्ट हो रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट कितना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने ब्रिटेन की बात करी, आपने फ्रांस की बात करी, आप जर्मनी की भी बात कर लीजिए जहां पे 50,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं, जहां पे रशिया की बात कर लीजिए जहां पे चौथी वेव चल रही है, बेल्जियम की बात कर लीजिए जहां पे चौथी वेव इस समय चल रही है, और ये वो लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन हो चुका है। तो क्या साइंस ने ये बता दिया है कि हमारे को इतनी एंटीबॉडी लेवल पे प्रोटेक्शन मिल जाएगी और इतनी पे एंटीबॉडी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी? क्या हमारी चर्चा या रिसर्च ये बता पा रही है कि फाइजर की, एस्ट्राजेनेका की और कोवैक्सीन भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसमें रेट ऑफ फॉल ऑफ एंटीबॉडीज क्या है और क्या बूस्टर की आवश्यकता है? अब आपको मैं लेके जाता हूं मार्च में भी यही बात हो रही थी। प्रोमिनेंट चैनल्स एक्सेप्ट आप, तो आज आप केयर मॉनिटरिंग नहीं कर रहे, आप तथ्य रख रहे हैं लोगों के सामने, तो शायद लोग भूल चुके हैं। मार्च में भी ये बात हो रही थी कि सबसे कम 40 दिनों में सबसे कम आंकड़े, 50 दिनों में सबसे कम आंकड़े, और 5 अप्रैल, 8 अप्रैल, 15 अप्रैल को आपने देख ली क्या हालत। आज हम अभी बूस्टर की बात नहीं कर रहे, तो हमारे को तो 3 तरफा मार है। तो वैक्सीन लगी नहीं, एक वैक्सीन लगी है, बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी। नहीं, मैं जो मार्च अप्रैल की इसीलिए बात कर रहा था डॉक्टर राहुल भार्गव, 1 सेकंड के लिए रोकूंगा। मैं मार्च अप्रैल की बात इसीलिए कर रहा था, अतीत हमें बहुत कुछ सिखाता है। क्या हमने सीखा है, या वो पुरानी कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, उस कहावत को भूल गए हम? बिल्कुल भूल गए। हम छाछ फूक फूक कर नहीं पी रहे, गल्प कर रहे हैं। गलती दोबारा कर रहे हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कोविड नहीं है, सरकारों ने कोविड के बारे में बात करनी बंद कर दी, बूस्टर के बारे में रिसर्च और चर्चा बंद हो गई, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, वही मास्क को, सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार करके हमने ये सोचना स्टार्ट कर दिया मंशा से कि कोविड को हमने हरा दिया है। आज मैसेज अगेन वही है। और चौथी चीज, चलिए पब्लिक गलती कर रही है, चोर तो चोरी करेगा, तो लॉ इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? धन्यवाद देना चाहूंगा संजय जी कि इस गोहारा में जहां डेंगू का कहर इतना है कि एसडीपी की किट खत्म होने लग गई अभी, और कोविड दस्तक दे रहा है, शायद हम सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर संजय राय, मुझे एक चीज और दर्शकों को एक चीज समझाइए। 12,516 नए केस आए, उसमें
7,224 केरल के, 997 महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के 850 और पश्चिम बंगाल के 850 से ज्यादा। बाकी उत्तर प्रदेश 7, दिल्ली 40, गुजरात 40, मध्य प्रदेश 12। तो मतलब क्या ये वायरस अब कुछ खास इलाकों में ही आक्रमण कर रहा है? ये वायरस तो जब फैलता है सब जगह फैलता है। ये आंकड़े मुझे नहीं समझ में आ रहे। संदीप जी, सबके समझ में नहीं आते, बट थोड़ा सा एपिडेमियोलॉजी हमने पढ़ी हुई है, पढ़ाता हूं, तो इसलिए मैं डेटा एनालाइज करने के बाद ही कुछ बोलना चाहता हूं। हम जो जिक्र कर रहे थे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क पहनना, और ये डेफिनेटली हमेशा रोल प्ले करता है, बट ऐसा नहीं है कि आप ही ने भी बताया कि आप गए उत्तराखंड गए तो कोई नहीं पाया, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। ऐसा नहीं था कि सडन जो है, जब पिछले साल सितंबर 2020 में देखें तो 1 लाख केसेस पर डे आ रहे थे, जो ग्रेजुअल डिक्लाइन था हमारा। फरवरी में 10,000 से कम हम पहुंच गए थे। और तो ऐसा नहीं था कि अचानक जो है पिछले साल अप्रैल में लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया था, इसलिए 1 लाख केसेस थे। उसके बाद पहनना शुरू कर दिया और ग्रेजुअल डिक्लाइन होने लगा, और फिर अब इस साल अप्रैल मई में लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया था तो 4 लाख केसेस हो गए, और फिर अब सभी लोगों ने पहनना शुरू कर दिया है, तो अब घट के जो है हम 10,000 पे पहुंच गए हैं। ये रोल प्ले करता है, बट हमें जो है उसकी एपिडेमियोलॉजी समझनी पड़ती है कि रियली कैसे प्रोपगेट होता है। अब वैक्सीन की बात कर रहे हैं, अभी जो है सिंगापुर की, बाकी तो आपने सबकी बात की, सिंगापुर को देख लीजिए। सिंगापुर में कभी भी 1,000 से ऊपर कभी केसेस नहीं हुए थे। सिंगापुर ने 89% लोगों को दोनों डोज दे दिया, ऑलमोस्ट एडल्ट एंटायर पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है। अभी देख लीजिए उनका क्या हाल है। एवरेज 4,000 केसेस पर डे आ रहे हैं। वीक में क्या, महीने में 1 डेथ सिंगापुर में थी। पिछले 1 साल में अगर आप देखिए तो रोज जो है 15 डेथ्स हो रही हैं, तो ऑलमोस्ट 15,000% इंक्रीज डेथ्स है। तो हमें इसलिए समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा हमें ऑनेस्ट जो है बिहेवियर करना चाहिए। हर चीज पे हम जो है दूसरों पे डालने के लिए, ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिर्फ दूसरों के पे डालने की बात है, जो मुझे लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रोल प्ले करता है इन सब चीजों में। इस समय क्यों नहीं केसेस हो रहे हैं? नहीं, क्यों केरला से केसेस हो रहे थे और दिल्ली से नहीं हो रहे थे? क्या दिल्ली में लॉकडाउन है इस समय कि दिल्ली से नहीं हो रहे हैं और केरला से केसेस हो रहे हैं? एक ही चीज जो प्रोटेक्ट कर रहा है, जो सबसे ज्यादा बात समझाइए ना। कुछ पॉकेट्स में संक्रमण फैल रहा है, कुछ पॉकेट्स में नामो निशानी नहीं है। मतलब उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है और वहां पर 7 केसेस हैं और 7,224 केसेस केरल में है। मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, इस टाइप के वायरस जो है कभी भी रिस्पिरेटरी वायरस खत्म नहीं होते। एक को हमने खत्म कर लिया, बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया, और वह है स्मॉल पॉक्स। बाकी जो है इवन जैसे मिजल्स है, एक बार हो जाता है लाइफ लाइफ इम्यूनिटी हो जाती है, उसकी वैक्सीन हम देते हैं, लाइफ लाइफ इम्यूनिटी है, तब तो खत्म नहीं कर पाए, तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये एक तो हम भूल जाए कि अनटिल अनलेस वायरस ही तरह म्यूटेट करके अपने आप को खत्म कर ले, अदरवाइज इस टाइप के रिस्पिरेटरी वायरस खत्म नहीं होते हैं। हाँ, हमें उसकी एपिडेमियोलॉजी देखनी होती है कि क्या प्रोटेक्शन दे रहा है, नहीं दे रहा है। जो बेस्ट प्रोटेक्शन अभी जो देखने में आ रहा है वह है कि किसी को जो इन्फेक्शन हो गया है वो अच्छे लंबे समय तक प्रोटेक्शन दे रहा है। दिल्ली में जो केसेस कम हुए हैं वह सिर्फ एक ही रीजन है उसका, वह है नेचुरल इन्फेक्शन इतना हो गया और वो प्रूव भी हो गया। अभी जो सीरो सर्वे हुआ, इवन बच्चों में भी 90% से ऊपर है इन्फेक्शन जो है, सीरो पॉजिटिविटी, और लंबे ड्यूरेशन तक प्रोटेक्शन है, और उसके हाई इंपैक्ट जर्नल में पब्लिश हो चुके हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में तो केरल में 70% सीरो पॉजिटिविटी है। हाँ, अब मैं बता, हाँ, नहीं, केरल में 70% से ऊपर सीरो पॉजिटिविटी, वहां क्यों बढ़ गए केसेस? नहीं, देखिए, ये थोड़ा सा बढ़ना होता रहेगा जब तक एक थ्रेशोल्ड। ये जो डेल्टा वेरिएंट है इतना हाईली इन्फेक्शियस है, जो इसके पहले था। देखिए, जब वुहान ओरिजिनल वुहान था तो हम ये मान के चलते थे कि R नॉट जो है, मतलब एक एवरेज कितने लोगों को कर सकता है, तो 2.5 लोगों के आसपास हम मान के चल रहे थे। यह जो है 5 के आसपास कर रहा है। एवरेज अगर 5 को कर रहा है, दैट मीन्स कि हमें 90% उस पर डिपेंड करता है कि सेकेंडरी अटैक रेट कितना है। उस पर हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने पॉपुलेशन की इम्यूनिटी चाहिए, चाहे वैक्सीन से या नेचुरल इन्फेक्शन से। दिक्कत यह है कि वैक्सीन से जो है हम इन्फेक्शन को रोकने में कारगर नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, वैक्सीन जो है हमारी सिवियरिटी रोक रहा है, डेथ रोक रहा है। वैक्सीन का जो बेनिफिट है, दुनिया के किसी भी देश में देख लीजिए, सिंगापुर उसका ज्वलंत उदाहरण है, यूके है,
डेथ देखिए यूके में डेथ कम हो रही है, सिंगापुर में तो डेथ भी कम नहीं हो रही है, उसका अलग से हम डिस्कस कर सकते हैं। बट यूके में जिस तरीके से केसेस पिछले 3 महीने से 40,000 के आसपास है, बट डेथ्स उतनी नहीं हो रही है। अगर पीछे कंपेयर करें तो 10 गुनी डेथ कम हो रही है इस समय, क्योंकि वैक्सीनेशन अच्छा खासा हुआ है, तो वैक्सीन का वो इम्पैक्ट है। बट नहीं, पर कोई भी मौत हो, देख एक मिनट में आपकी बात समझ गया। डॉक्टर राजे नारायण, मुझे एक बात समझाइए। डॉक्टर संजय राय यहां पर कह रहे हैं कि देखिए ये ऐसा नहीं है कि जी नवंबर में 1 लाख केसेस थे, वो मार्च होते होते 10,000 से नीचे आ गए, ये थोड़ा कि लोगों ने मास्क पहनना बंद किया इसलिए केसेस बढ़ गए, फिर वो 4 लाख तक भी आ गए। पर अगर हम इंग्लैंड का उदाहरण देखें, जून में कंप्लीट जब पाबंदियां हटा दी गई तो जहां केसेस 0 के बराबर होते दिखाई दे रहे थे, अब वो 40,000, पिछले महीने तो 51,000 तक भी आ गए थे। तो लापरवाही बरतते हो तो केसेस बढ़ते हैं क्या, या ये कड़वी हकीकत है, ये एक ऐसा वायरस है, ये एक ऐसा इन्फ्लुएंजा या जुकाम, मौसम बदलेगा जुकाम हो जाएगा, अब हमें जीना है कोरोना के साथ। जी शुक्रिया संदीप। जैसे हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि आप समझें कि आज के दिन में जैसा आपने बताया कि करीब 40,000 से ऊपर पॉजिटिव केसेस इंग्लैंड में हो रहे हैं। आज से 3 से 4 महीना पहले ये सब पॉजिटिव केसेस घट के करीब 2 से 3,000 हो गए थे और नंबर ऑफ डेथ घट के 10 हो गए। आज के दिन में 40 से 50,000 डेली पॉजिटिव केसेस हो रहे हैं, करीब 200 से 300 डेथ्स हो रहे हैं अभी भी इंग्लैंड में। आप ये समझें कि इंग्लैंड अपनी वैक्सीनेशन के हिसाब से बहुत ही अच्छा कर रहा पूरे वर्ल्ड में। करीब 75-80% लोगों को सेकेंड डोज वैक्सीन पड़ चुका है, 90% से ऊपर लोगों को फर्स्ट डोज वैक्सीन पड़ चुका है, और जो लोग को सेकंड डोज पड़ चुका था उन लोग को भी करीब 20% को बूस्टर डोज पड़ चुका है। तो वैक्सीनेशन इतना अच्छा करने के बावजूद हमारे यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, और उसका कारण यह है कि पहला कि आप जो भी वैक्सीन का आंकड़ा देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि वैक्सीन 90% 80% प्रोटेक्टिव है, लेकिन वो सही नहीं होता है। रियल वर्ल्ड सिनेरियो जो होता है उसमें सिर्फ 75% ही वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करता है, 25% चांस आपको वैक्सीन लेने के बावजूद भी कोविड होने का चांस बना रहता है। दूसरी बात, 6 महीना से ऊपर हो गया है काफी लोगों को यहाँ वैक्सीन लिए हुए, और हम जानते हैं कि वैक्सीन की वैलिडिटी 6 महीने से ज्यादा नहीं है। और तीसरी बात कि हमने सब प्रिकॉशन बंद कर, और उसमें मैं 1 सेकंड डॉक्टर राजे नारायण, मैं 1 सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा, और इसमें सबसे ज्यादा अहम जिन्हें सबसे पहले वैक्सीनेशन भी मिली वो हमारे कोरोना वॉरियर्स, जिनको हम लगातार सलूट करते आए हैं न्यूज 24 पर। मैं डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स की बात कर रहा हूं, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर आम लोगों की जान बचाई है। उनके तो बूस्टर डोज का वक्त आ चुका है, उनको बूस्टर डोज लग जाने चाहिए थे, लगने शुरू हो जाने चाहिए थे। भारत में अभी वो प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई, उस पर चर्चा चल रही है, अभी विमर्श हो रहा है। नहीं तो हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे तरीके से जितने हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स एंड डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, उनको सेकंड बूस्टर डोज पड़ना शुरू हो गया। हमारे अभी मैंने भी खुद 3 हफ्ता पहले अपना बूस्टर डोज लिया है। लेकिन सबसे जरूरी बात जो समझने की जरूरत है, जो कि इंडिया में खास करके जहां इतना पॉपुलेशन है, आप कंपेयर नहीं कर सकते इंडिया और यूके को, लेकिन जब तक हम प्रोटेक्शन नहीं लेंगे, जब तक मास्क नहीं पहनेंगे, जब तक सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, हैंड वॉशिंग नहीं करेंगे, और जो हाइजीन का जो तरीका उसको नहीं अपनाएंगे, ये किसी को भी कभी भी हो सकता है। और आप समझे, जैसा आप बता रहे थे संदीप, की हर डेथ इंपॉर्टेंट होता है हमारे यहाँ। समझे कि इट इज अ केस ऑफ बैड लॉटरी जिसको बोलते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा किसी बुजुर्ग को या किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी को ही कोविड होता है और उनका मौत होता है। अच्छे से अच्छे यंग लोगों का भी मौत होता है वैक्सीन लेने के बावजूद भी। इसलिए प्रोटेक्शन is the only thing that is going to keep us safe till the vaccine multiplies and becomes dormant everywhere in the country. तो प्रिवेंटिव मेजर्स डॉक्टर एसके सरीन हमें लेने होंगे। आपने कहा लोगों की जिम्मेदारी है, सरकारों की नहीं। पर यहां पर चुनाव चल रहे हैं, हमने पूरे पर्व भी मनाए, पूरे गाजे बाजे के साथ मनाए, एक थकान भी आ जाती है कि भाई कितने दिनों तक घर के अंदर बंद रहें, लेकिन सब कुछ नॉर्मल नहीं है। यह बात से क्या इनकार किया जा सकता है? नहीं, मैं 2 बातें संदीप जी आपको बताऊंगा। पहला, ब्रिटेन का एंड डॉक्टर राजे नारायण की बात में थोड़ा सा ऐड करूंगा कि ब्रिटेन में पहले आया वुहान वायरस, फिर आया डेल्टा, और अभी AY2 या AY4। ये वेरिएंट्स इसलिए आए कि बहुत से प्रोपोर्शन जो लोगों के थे उनको वैक्सीन या तो सिंगल डोज मिला था या बिल्कुल नहीं मिला था। तो देयर वाज ए पॉकेट
कि जिसमें ये वायरस मल्टीप्लाई करे। अब धीरे धीरे ये वायरस के जो स्ट्रेन्स डेल्टा के हैं वो सारी जगह लंदन में और यूरोप में फैल गए। तो यूरोप हैज बिकम द एपी सेंटर, एवरी कंट्री ऑफ दैट, एंड द रीजन वाज दे वर डिलेइंग, एंड द सेम थिंग कैन हैपन टू इंडिया। भारत के अंदर वही हाल हो सकता है क्योंकि हमारी तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन अनवैक्सीनेटेड है। तो जैसे आ बैल मुझे मार वाला हाल है, मैं तैयार नहीं हूं, मेरे 36 पास करोड़ ताकत को ही नहीं तो है, दोनों मेरे डोज पास लगी है ना डॉक्टर एसके सरीन। 94 करोड़ में से 36 करोड़ को दोनों डोजेस लगी हैं। ये 50% भी नहीं है आंकड़ा। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं। तो कितने लोग हमारे वल्नरेबल हैं, बच्चों में लगी ही नहीं है। हालांकि हम कह सकते हैं सीरो पॉजिटिव हैं, पर हमारी आधी से ज्यादा जनता अभी भी कोरोना के लिए ग्रसित होने के लिए तैयार है, अगर हम उसका ध्यान नहीं रखें। तो पहली बात ये हमें समझनी कि वी आर नॉट रेडी, वी आर नॉट स्ट्रांग, हमारी इम्यूनिटी उस लेवल की नहीं है। अब दूसरा आपने कहा कि किस तरह से ये फेस्टिवल्स या जो इलेक्शंस हैं और कैसे ये स्प्रेड करेंगे, इट इज ए वेरी वेल नोन फैक्ट। स्पेशली डेल्टा के लिए और डेल्टा प्लस के लिए ये है कि आपको 2 गज की दूरी नहीं चाहिए, 6 गज की दूरी मिनिमम चाहिए। मतलब आप जोर से बोले, आप जोर से हंसे खांसे, जो कि इलेक्शंस में होगा, जो और सारे ऐसे त्योहारों में होगा। तो ऐसे में स्प्रेड बहुत फास्ट हो सकता है। फिर विंटर आ गई है और ऐसे मौसम में ये हैंग करेंगे वायरस बहुत समय तक, हमारे स्मॉग में, डस्ट में ये रह सकते हैं। तो इसलिए ये नेक्स्ट 6 मंथ्स, और ये विंटर के अंदर ही ये वायरस ज्यादा, फ्लू के वायरस फैलते हैं, तो हमारे पास ट्रिपल अटैक होगा। लोग इकट्ठे होंगे, लोग जोर से बोलेंगे, और वेदर हमारे पास फेवरेबल नहीं होगा। तो अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से आप इस बात को उजागर नहीं तो हम भगवान भरोसे हो गए क्या डॉक्टर एसके सरीन? हम भगवान भरोसे हो गए क्या? जो प्रतिबंध थे, या जैसे मैं उत्तराखंड आया हूं, मसूरी में बैठा हूं, पहले मसूरी में दूसरी लहर के टाइम पे कोई जा भी रहा है तो उसका आरटीपीसीआर मैंडेटरी था। सब खत्म, कोई रोक टोक नहीं, कोई पूछताछ नहीं, आवाजाही होगी। रैलियां, अभी लोगों का रेला, सैलानियों का रेला है, अभी रैलियों का मेला चलेगा। जिम्मेदारी बराबर है। देखिए, जिम्मेदारी बराबर है, मेरे विचार में सरकार की है, पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मैं अभी भी फील करता हूं कि आदमी की खुद की है। अगर आपने डबल मास्क लगाया, जो कि हम लोग हमेशा चाहे कहीं भी जाएं डबल मास्क लगाएं, आप बचे रहेंगे। पर हाँ, आप मास्क उतारें और फिर बोलने लगे, फिर आप खाना खाएं, जो कि 99% लोग समझते नहीं हैं कि मास्क सिर्फ यहां तक लगाएंगे, उसके बाद नाक छूट जाएगी, या आप सामने बैठे हैं साथ में खाना खाएंगे, विच इज नेचुरल इन ऑल दीज फंक्शंस और सेलिब्रेशंस। आप किसी हालत में नहीं बच सकते। तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि प्लीज प्रोटेक्ट। नहीं, मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर एसके सरीन, डॉक्टर एसके सरीन, मेरे एक दोस्त ने बड़ा एक मजेदार वाकया सुना, और ये दरअसल हम सबके साथ होता है कि भाई किसी से मिलने जाएंगे तो मास्क पूरा लगाकर जाएंगे। दिल्ली में भी उसके घर पहुंचेंगे या दफ्तर में पहुंचेंगे तो पूरा मास्क उतार कर, हाय हाउ आर यू यार, बड़े दिन हो गए मिले हुए, तब बातचीत करने लगेंगे पूरा मास्क उतार कर। वो दुश्मन हो गया आपका। आप अगर किसी से ऐसे मिल नहीं, ये होता है, ये सबके साथ हो रहा है। ये बिल्कुल ना इंसाफी है आपके दोस्तों के साथ। वो बेचारा आपको प्यार में बुलाता है और आप उसको वायरस दे के आ सकते हो या लेके आ सकते हो, ये ना इंसाफी है। किसी हालत में मिले तो आंख से भी तो मिल सकता है लोग, आंख से वही बात कम्युनिकेट करिए। जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं उतारे मास्क, न नाक से न मुंह से। तो अगर आप सेल्फ प्रोटेक्शन और सेल्फ लॉकडाउन बनाए रखेंगे तो बचे रहेंगे और दूसरों को बचाएंगे। डोंट अलाउ द वायरस टू गेट इनटू द सिस्टम। एक बार आ गया और एक बार म्यूटेशंस आ गए तो आप कह रहे हैं दोनों की जिम्मेदारी, आम आदमी की भी जिम्मेदारी और सरकारों की भी जिम्मेदारी है। लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव, मुझे ये बताइए, एक तो हम जैसे ब्रिटेन की बात की, चौथी लहर, फ्रांस में 5वीं लहर, हमारे यहां ये कौन सी लहर है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर ये आंकड़ा बढ़ता है, और मैं डॉक्टर वीके पॉल के ही आंकड़े बता रहा हूं कि वर्स्ट केस सिनारियो में फिर से हम 4 लाख केसेस प्रतिदिन तक आ सकते हैं, हम कितने तैयार हैं? क्या हमारे अस्पताल तैयार हैं? डेंगू की मार चल रही है इस वक्त, वहां ही दिक्कत हो रही है, कोरोना ने फिर से पैर पसारे, तो क्या हमने पुराने जो सबक हमने सीखे हैं उनकी तामील की है, उन्हें जमीन पर उतारा है क्या? संदीप जी,
ये कहना अतिशोक्ति नहीं होगी कि हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देश की 140 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। 4 लाख केसेस आए। हमने अभी आईआईटी का जो सर्वे हुआ था, जिन्होंने दिल्ली को कहा कि आपके 4 लाख केसेस तक आप तैयार हो जाइए, और अगर वो 5 लाख आए, 6 लाख आए, हम कभी भी ओवरवेल्म हो जाएंगे। और डेंगू आपके सामने है। आज अब डॉक्टर सलीम जी यहीं बैठे हैं। मैं आज सुबह की वाकया बता रहा हूं, ट्विटर पे ट्वीट करने वाला था कि एसडीपी की किट दिल्ली में खत्म हो गई, दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि डेंगू का प्रहार इतना बड़ा हो गया। हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है संदीप जी, जिसके लिए हम तैयारी नहीं कर सकते। हम प्रिवेंशन की तैयारी कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, बट सबको ट्रीट नहीं कर सकते। ये रियलिटी है। आप कितने भी पीएसए प्लांट्स लगा दीजिए, ऑक्सीजन बेड लगा दीजिए, आप डॉक्टर्स और नर्सिंग कहां से लाएंगे? एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप याद करिए मई के महीने में तो दूसरी वेव के बाद में ये सर्वे आया था कि हमारे को 1000 बेड चाहिए रहेंगे, हमारे को 200 ऑक्सीजन प्लांट चाहिए रहेंगे। किसी ने ये नहीं बताया था कि कितने डॉक्टर चाहिए रहेंगे और कितनी नर्सिस चाहिए रहेंगी। आप याद करिए जनवरी से मार्च तक 1 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनको वैक्सीन लगवाई गई थी, क्या डेटा है कि किस प्रकार से वो अभी तक प्रोटेक्टेड है? आज हम 10वें महीने में हैं। क्या हम अपने आप को एक्सपोज करके हम उस तारीख का इंतजार कर रहे हैं जहां 1, 2, 3, 4, 10, 100 डॉक्टरों की या फ्रंटलाइन नहीं? हमने डॉक्टर राहुल भार्गव 111 करोड़ 39 लाख डोजेज लगा दी। ये बड़ा आंकड़ा दिखता है, लेकिन दोनों डोज 36 करोड़ लोगों को लगी है। और यहां पर तो अब बूस्टर डोज की भी बारी आ गई। और जो फ्रंटलाइन आप जैसे वॉरियर्स हैं, जो एक्सपोज होते हैं, जो रिस्क पर रहते हैं, उनकी तो बारी आ चुकी है। तो ये क्या एक विशियस साइकिल है? बिल्कुल। तो ये घल्लू घारा में हम फंस रहे हैं कि लहर पर लहर आ सकती है और बूस्टर डोज की भी जरूरत होगी। बिल्कुल, इसमें चर्चा तो हो, रिसर्च तो हो। क्या वैक्सीन या एस्ट्राजेनेका में किसको बूस्टर की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? जैसे डॉक्टर राय ने कहा कि नेचुरल इम्यूनिटी आ गई। नेचुरल इम्यूनिटी अगर सफिशिएंट होती तो डेल्टा वेरिएंट अफेक्ट ही नहीं करता लंदन में। डेल्टा वेरिएंट ने क्या सिखाया? जिसको 2 डोजेस लगी हैं, 2 डोजेस ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये डॉक्टर संजय राय ने ही बताया था हमको। तो आज भी हमारी बात यह है कि नेचुरल इम्यूनिटी प्लस 1 डोज या 2 डोजेस लगवाना आवश्यक है, तभी हम बचेंगे। और 1 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनको जनवरी फरवरी में डोज लगी थी, वो 10 महीने हो चुके हैं। 10 महीने। जो 60 साल से ऊपर थे उनको 8 से 9 महीने हो चुके हैं। तो ये जो 3 करोड़ की जनसंख्या जिनको अप्रैल तक आपको टीका लगाया था, वो वापस वल्नरेबल हैं। तो कोई भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां पे हम ये कह पाए ट्रेनिंग इम्यूनिटी थी जिसकी वजह से मृत्यु हो गई। तो हमको रिसर्च बढ़ानी पड़ेगी, हमें बूस्टर को एड्रेस करना पड़ेगा, को सही मैसेज देना पड़ेगा। मार्च में भी सही मैसेज नहीं था। मार्च में ये था कि हमने जीत गए। फरवरी में हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर का स्टेटमेंट था कि हमने कोरोना को हरा दिया। 8 अप्रैल को हमारे सेक्रेटरी हेल्थ का स्टेटमेंट था कि हमारे को सबको जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत है उसको देंगे। और उसके बाद 18 अप्रैल को बदलाव आया, जब सरकार को लगा कि सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना, टीकाकरण करना आवश्यक है। तो संदीप जी, हमें अतीत से सीखना चाहिए। ठीक है। तो डॉक्टर संजय राय, जो डॉक्टर राहुल भार्गव कह रहे हैं, ये मतलब ये एक लंबी कहानी होने वाली है। आपने भी इशारा किया, ये वायरस अब छोड़कर जाने वाला नहीं है। इसकी मारक क्षमता कितनी घटती है, हमारी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग होती है, हम वैक्सीन लगाने के बाद ठीक है जान नहीं जाएगी, पर अस्पताल हमारा हॉस्पिटलाइजेशन होगा नहीं होगा, या मामूली जुकाम होकर चला जाएगा, ये बातें हम लंबे चर्चा इस पर कर सकते हैं। बट कोरोना इज नॉट गोइंग अवे इन अ हरी। ये एक हकीकत है ना, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा और चर्चा करनी होगी, विमर्श करने होंगे, रिसर्च करनी होगी। आपने म्यूट कर दिया है अपना सिस्टम, अनम्यूट करके बोलिएगा डॉक्टर संजय राय। सॉरी, ये कोई बिल्कुल हमें हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहिए। ये कोई नहीं पहला पेंडेमिक है, नहीं लास्ट है।
कोविड ना, सार्स कोरोना वायरस 2 ना है, कोई दूसरा आ जाएगा, हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए हमेशा लड़ने के लिए। जैसे सेकेंड वेव आया, जिस तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ था। मैं बस लंदन की बात कर दूं, जो अभी बात हो रही थी। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने अपने डेटा रिलीज किया है, 4 मिलियन 40 लाख लोगों का 3 महीने पहले कंफर्म री इन्फेक्शन, जो पिछले 1 साल में हुए 53 थे। प्रोबेबल इन्फेक्शन को भी उन्होंने जोड़ा तो 0.4%। सो री इन्फेक्शन दर जो है बहुत ही कम है। प्रॉब्लम यह है कि हम जब भी एस्टिमेशन कर रहे हैं तो इन्फेक्शन, नेचुरल इन्फेक्शन को वेटेज नहीं दे रहे हैं और इसलिए प्रेडिक्शन गलत हो रहे हैं। जो आपने डॉक्टर वीके पॉल का कहा, उन्होंने कहा था अक्टूबर में 4 लाख केसेज आएंगे, मिड अक्टूबर में, मिड नवंबर आ गया, 4 लाख नहीं आ रहे हैं। अभी आएगा कोई नया भी, बिल्कुल ही न्यू वेरिएंट आ गया। तो ये है, तो हमें जो है थोड़ा सा साइंस पे विश्वास करना चाहिए, जो इसकी एपिडेमियोलॉजी है उस पे विश्वास करना चाहिए। संभावनाओं का समय चला गया, बहुत एविडेंस जनरेट कर चुके हैं। एक बीमारी के लिए इतने एविडेंस हमने पूरी दुनिया में किसी बीमारी के लिए नहीं जनरेट हुआ है। बट दिक्कत यह है कि अभी भी हम सिर्फ संभावनाओं की बात करते हैं और संभावनाओं में हम खुद से बोल जाते हैं, कोई एविडेंस नहीं है। ये इसमें जनवरी में जो है एक इसमें न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में आर्टिकल छपा था, 12,000 ऑक्सफोर्ड का ही था, यूके का। ये 12,000 हेल्थ केयर प्रोवाइडर को 7 महीने तक उन्होंने हर 2 हफ्ते पे RT-PCR किया था। सबसे बढ़िया डिजाइन मैं अगर कहूं, जो रिसर्च डिजाइन था, क्योंकि इन्फेक्शन देखने के लिए अगर आप रेगुलर टेस्ट करते रहते हैं तो बेस्ट डिजाइन है। इवन आफ्टर 7 मंथ जिनका किसी भी लेवल का एंटीबॉडीज था, वह जो है 7 महीने बाद भी सिर्फ 2 पॉजिटिव हुए, उनको कोई सीवियरिटी नहीं हुई। ये 40 लाख लोगों में जिनको रीइंफेक्शन हुआ, सीवियरिटी नहीं हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी एविडेंस ग्लोबल है वह जो है कि बेस्ट प्रोटेक्शन आज की डेट में दे रहा है, लंबे समय तक प्रोटेक्शन दे रहा है, तो नेचुरल इन्फेक्शन दे रहा है। जो कंट्री में कम हुए हैं केसेस, और जहां जहां देखिए सीरो पॉजिटिविटी से ही हमें पता चलता है कि कहां इन्फेक्शन है, कहां कम है, कहां ज्यादा है। केरला में 44% था जब ICMR ने किया था, दिल्ली में तो 51% जनवरी में होता, इससे पहले। सो केरला में मेजॉरिटी पॉपुलेशन ससेप्टेबल था, जब तक ससेप्टेबल पॉपुलेशन रहेगा होगा। सो इसलिए रीइंफेक्शन दर कम है। ब्रेक थ्रू, देखिए वैक्सीन का हमें बोलना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फायदा है, जो फायदा है उसको कहना चाहिए कि सीवियरिटी कम हो रही है, डेथ इन्फेक्शन रोकने में अगर होता। मैस्यूट का देखिए CDC ने डेटा डाला हुआ है। नहीं, मैं आपकी बात एक सेकंड डॉक्टर संजय राय, वैक्सीनेशन से आपकी जो क्षति ये वायरस पहुंचा सकता है वो घट जाती है, ये बात इसकी तस्दीक हो रही है। और दूसरा आप कह रहे हैं इम्यूनिटी, सीरो सर्वे जो बता रहे हैं, एक आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए, इस वायरस को आपके शरीर में वो ना घुसने दे, तो मतलब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तीसरी चौथी लहर की जो खबरें पूरे यूरोप से आ रही हैं वो भारत में नहीं आएंगी, ऐसी आशंकाओं पर चर्चा करना क्या निराधार है? क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए मैंने कहा कि हमें जो है तैयारी करनी चाहिए, हमें इसको मॉनिटर करना चाहिए, क्लोज मॉनिटरिंग करनी चाहिए, कौन सा वेरिएंट सर्कुलेशन में क्या है, कैसे आ रहा है। बट जो देख के लग रहा है, जिस तरीके से केसेस जो है ससेप्टेबल पॉपुलेशन कम हो रहा है, जहां जहां इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है वहां कम होते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, कहीं भी जहां भी ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, सिर्फ वैक्सीन से रोका है, वहां पे इन्फेक्शन हो रहे हैं, डेथ कम हो रही है। सिर्फ अपवाद में एक सिंगापुर है, सिंगापुर में क्यों इतनी डेथ हो रही है मेरे समझ में नहीं आ रहा है, उसको मैं एनालाइज अभी करूंगा। बट बाकी जगह जहां जहां वैक्सीनेशन हो गया, और देखिए जब छोटी कंट्री होती है ना, उनमें हम स्टडी करते हैं तो बेटर होता है, क्योंकि कंटामिनेशन नहीं होता है। हिंदुस्तान तो एक एक स्टेट जो है कई कंट्री के बराबर है, पोरस बॉर्डर है हमारा इंटरनेशनल। सेशल्स एक कंट्री है जिसकी मैं बात करूं, सबसे पहला कंट्री इजराइल से भी पहले है, जिसने अप्रैल माह में 60% लोगों को पूरी वैक्सीनेट कर दिया था दोनों डोज से। आज की डेट में सेशल्स जो है नंबर 1 है पर मिलियन केसेस में पूरी दुनिया में। उसने 70% सबसे पहले कर दिया, सेकंड नंबर इजराइल का आता था, ठीक है। उसके पहले जो है दिसंबर तक एक भी डेथ सेशल्स में नहीं हुई थी, और केसेस जो है पर वीक में एक है, क्योंकि छोटी कंट्री है, 115 आइलैंड छोटे छोटे हैं, तो वहां जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हमें बेटर समझ में आता है इस टाइप के। इसमें इस्टोनिया है, अभी इस्टोनिया का देख लीजिए क्या हाल है, तो यूरोप की कंट्री है, सबको वैक्सीनेट कर दें। तो हमें जो है ये समझना पड़ता है कि रियली क्या है, हमें मॉनिटर करना चाहिए। हमें हमेशा किसी भी के लिए, मैंने कहा ना कि भूल जाइए कि सार्स कोरोना वायरस, हमें मॉनिटर करना चाहिए और बूस्टर डोजेस की भी जरूरत होगी। डॉक्टर राजे नारायण, मुझे एक चीज समझाइए, क्या जैसे ये इवॉल्व कर रहा है
और इसका मतलब अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो गए, आप वैक्सीनेटेड हैं, तो पहले अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं थे तो जानलेवा भी साबित हो रहा था। अब हॉस्पिटलाइजेशन की भी बहुत से केसेस में जरूरत नहीं पड़ रही है। तो क्या धीरे धीरे हम उस स्टेज की तरफ जा रहे हैं कि कोरोना एक जो मौसमी बुखार या मौसमी जुकाम है उसमें तब्दील हो जाएगा? जी बिल्कुल सही संदीप आप कह रहे हैं, लेकिन वो स्टेज पहुंचने में हो सकता है कि हर देश को अलग अलग टाइम लगेगा, क्योंकि आप जैसा बता रहे थे डॉक्टर संजय राय कि अब आप समझें कि इंग्लैंड सिर्फ शायद यूपी और बिहार के साइज का है, तो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह समझना होगा कि 2022-2021 से बहुत अलग नहीं रहने वाला है। जैसा हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं कि इतनी अच्छी वैक्सीनेशन होने के बावजूद इंग्लैंड इतना ज्यादा सफर कर रहा है। आप समझे कि इतना अच्छा वैक्सीनेशन के बावजूद हमारे यहाँ केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम कोई भी अभी प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं। हमारे यहाँ लेट हो गया, अब 6 महीने से ऊपर हो गए, काफी लोगों को वैक्सीन का जो एफिकेसी है वो खत्म हो रहा है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को बचा के रखें अगले 1 साल तक, जब तक कि हम लोग को ये साबित नहीं हो जाता है कि बहुत सारे देश में, बहुत सारे स्टेट्स में ये एक वायरस की तरह, नॉर्मल वायरस की तरह तो बचा कर रखना है, आप ये कह रहे हैं। एक और मेहमान जुड़ गए हैं मेरे साथ, डॉक्टर मनोज कुमार हैं जी, बड़े वरिष्ठ डॉक्टर हैं। डॉक्टर मनोज कुमार जी, मुझे एक चीज और दर्शकों को समझाइएगा, मैं आपको 2-3-4 मिनट का ही वक्त दे पाऊंगा जी। वैक्सीनेशन को लेकर एक हेजिटेंसी थी पहले हमारे देश में, अब वैक्सीनेशन की जो गति है वो तेजी पकड़ी उसने, अब फिर से हम 57 लाख डेली पर आ गए। हम इसे कितना गंभीरता से देखें, वैक्सीनेशन का टारगेट कितना जल्दी पहुंचाएं, उसमें बूस्टर डोज कितने जरूरी हो जाते हैं कि एक बार 2 टीके भी लगवा लिए उसके बाद बूस्टर डोज भी लगवाना होगा, या बहुत से लोग ये कहते हैं अरे लगवा लिया अब तो टीका, इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग हो गई, अब जो होना था हो गया, क्या उससे काम चल जाएगा? देखिए संदीप जी, मैं आपको ये बता दूं कि 16 जनवरी को ये टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ था और हम 100 करोड़ से ऊपर टीकाकरण कर चुके हैं। बट जो कंप्लीट इम्यूनाइजेशन है, दोनों डोज अभी कम लोगों को लगा है, ज्यादातर सिंगल डोज वाले हैं। इसमें कोई भ्रम नहीं है या कोई भी शंका की गुंजाइश नहीं है कि वैक्सीन जो है वो सीवियर डिजीज या सीसीयू एडमिशंस और डेथ रेट को कम करता है। अब रही बात कि इसकी इम्यूनिटी कब फेड करने लगेगी, ये थोड़ा अभी पूरे पुख्ता डेटा नहीं है, बट निश्चित तौर पे एक टाइम होता है जब इवन आप सेकेंड डोज, जो प्राइमरी डोज का जब आप बूस्टर डोज लगाते हैं तो उसकी इम्यूनिटी फॉल करती है। आप जैसे यूरोप का एक देखें, आज एपी सेंटर बना हुआ है यूरोप, वहां 8 कंट्री ऐसे हैं यूरोप में जहां की 70% लोग जो हैं उनको कंप्लीट इम्यूनाइजेशन मिला हुआ है, टोटल बोथ डोज लगे हुए हैं, और करीब करीब 80% ऐसे लोग हैं जिनको सिंगल डोज मिले हुए हैं। और अनइवन है यूरोप में, बट आप स्थिति देखिए, आज एपी सेंटर बना हुआ है। अभी उन्होंने, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, बेल्जियम के एक एपिडेमियोलॉजिस्ट ने बोला कि हम एक नया वेव फेस कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि इम्यूनिटी कितनी ड्यूरेशन तक ये देगी वैक्सीनेशन, ये भी एक कंसर्न है। और अगर ऐसा साइंटिफिक एविडेंस मिलता है कि 6 महीने के बाद इम्यूनिटी वेट होने के चांस है, तो बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट होगी। जहां तक अभी देखिए यूरोप का, आपको एक छोटा सा डेटा देता हूं मैं, जो अभी प्रिविलेंस डेटा है, 192 नए केस पर 1 लाख पॉपुलेशन पे आ रहे हैं। और पैंडेमिक पे जब हम बात करें तो हमें एक सीमित दौर पे नहीं बात करनी चाहिए कि इस देश में क्या हो रहा है। ये पैंडेमिक है, स्टार्ट हुआ था जब ये बीजिंग में, और जब ये शुरू हुआ था वुहान में, उस समय हमें ऐसा लगता था कि शायद ये इंडिया पहुंचेगा नहीं। आज देखिए पूरा विश्व इससे त्रस्त है। तो यूरोप की स्थिति को भी हमें गंभीरता से लेनी होगी, और वैक्सीन का ये हमें स्टडी जल्दी करना होगा, क्योंकि अधिकांश जो है हमने गंभीरता से। आखिरी सवाल डॉक्टर मनोज, क्या हम इस बात को लेकर गंभीर हैं, या जी टीकाकरण एक चल रहा है, एक एक्सरसाइज चल रही है, रोज आंकड़ा आ जाता है जी 111 करोड़ 39 लाख, कल ये 112 करोड़ से ऊपर हो जाएगा जी, टीके लगा रहे हैं। हम तैयार भी हैं क्या? अगर कहीं 4th 5वीं लहर आ रही है तो क्या हम उस लहर के लिए तैयार हैं, या हमारी प्राथमिकताएं कहीं और जा चुकी हैं? आखिरी सवाल। नहीं संदीप जी, मैं ये मानता हूं कि सबसे उत्तम जो हथियार है
कोविड से लड़ने के लिए उसमें वैक्सीन का रोल बहुत अहम है। तो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव हमारे देश में, मुझे लगता है कि वो तेजी से चल रही है, इसको और तेज करने की जरूरत है। खास करके मैं इस चीज पे जोर दूंगा कि दोनों डोज, बूस्टर डोज भी लगने बहुत जरूरी है। दूसरी चीज कि हमें तैयारी रखनी चाहिए। ये हमारे अप्रैल मई जो 2021 में हुआ, ऐसी सिचुएशन, जैसी भयावह सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। हेल्थ केयर स्ट्रक्चर जो एकदम कोलैप्स सा दिखता है, वैसे ठीक है, पैंडेमिक में ये आपको एक्सक्यूज होता है कि हेल्थ केयर सिस्टम हर कंट्री का कोलैप्स हो जाता है, बट जिस तरह की हालत हमने अप्रैल मई में देखी, वैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। उसकी भी तैयारी होनी चाहिए। अगर शंका है कि बच्चों में हो सकता है, जो पॉपुलेशन अभी तक ससेप्टेबल है उसमें हो सकता है, तो उस तरीके से सीरो सर्वे के आधार पे हमें अपनी तैयारी पुख्ता करनी होगी। तो हमें वी शुड नॉट लेट आवर गार्ड ऑफ। ये लापरवाही का कतई वक्त नहीं है। त्योहार हमने मना लिए। अब सबसे बड़ा त्योहार जो इस देश में माना जाता है, चुनाव 5 राज्यों में होंगे और वहां पर लोगों का हुजूम भी इकट्ठा होने वाला है। यहां पर वो बसों में, सरकारी बसों में मैं बहुत घूमा हूं। सवारी अपने सामान और जान के लिए खुद जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं वो फलसफा भी लागू होता दिख रहा है। आप अपने परिवार की जान के लिए खुद जिम्मेदार हैं। लापरवाही ना बरतें, कोताही ना बरतें और सरकार को भी गंभीरता से, क्योंकि ये बीमारी लंबी लड़ाई है। हाँ, वैक्सीनेशन के बाद आपको शायद ये ना मारे, पर हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, दिक्कतें हो सकती हैं। तो उसके लिए तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि इस वायरस ने हमारा पीछा अभी नहीं छोड़ा है। इसे हमें नहीं भूलना है। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल,